Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss environment current affairs. तो जैसे कि आपको पता है कि जो रिसेंट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं न्यूज़ में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें से ही एक टॉपिक है हमारे पास स्टबल बर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो व्हाट इज स्टबल बर्निंग? इट इज़ द प्रोसेस इन विच फार्मर्स सेट फायर टू प्लांट डेब्रीज दैट रिमेन्स इन फार्म्स आफ्टर हार्वेस्ट। अब क्योंकि जब क्रॉप हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद जो क्रॉप रेजिड्यू बचता है फील्ड्स के अंदर, तो उसको जो फार्मर्स हैं उसको जला देते हैं, तो उससे बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है और इसी प्रोसेस को हम स्टबल बर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है? ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, पंजाब एंड हरियाणा में। और उसका रीज़न ये है कि पंजाब हरियाणा में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है ये ऑक्यूपेशन। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो नेबरिंग स्टेट्स है जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एयर पोल्यूशन की, इसकी वजह से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टबल बर्निंग जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो 1980s में हमें पता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पहले पंजाब हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसकी वजह से यहाँ पर मैकेनाइज हार्वेस्टिंग इंट्रोड्यूस हुई। तो पहले तो मैनुअली क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता था, तो उसकी वजह से जो रेजिड्यू होता था वो नहीं बचता था। लेकिन अब क्या है, जो मैकेनाइज हार्वेस्टिंग है उसकी वजह से जो क्रॉप रेजिड्यू है वो ज़्यादा होता है। तो फार्मर्स को लगता है कि भाई स्टबल बर्निंग से वो जल्दी इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो उनको ये लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड लगता है, तो इसलिए उन्होंने इसको रेडिली अडॉप्ट कर लिया। तो यानी कि इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? वन इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड अनदर वन इज़ मैकेनाइज हार्वेस्टिंग। ठीक है जी, ओके। सो आफ्टर दैट ग्रीन रेवोल्यूशन में एक रीज़न ये भी था कि इसमें वीट एंड राइस की जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी। तो इन दोनों क्रॉप्स में जो रेजिड्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग थी वो ऑप्शन जो थी वो अडॉप्ट हो गई। और दूसरी बात ये भी है कि लो कॉस्ट, अब इसमें जो कॉस्ट है काफ़ी लो है एंड लिमिटेड टाइम पीरियड बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप एंड सोइंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप। जब फार्मर्स को लगा कि भाई एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट क्रॉप में जो टाइम पीरियड है कम है, तो उनको लगा कि भाई हमें स्टबल बर्निंग से ये काम आसान हो जाएगा। तो कॉस्ट भी लो है क्योंकि इसमें कोई मशीनरी तो यूज़ होती नहीं है, सिंपली उसको जलाना है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया। इसकी वजह से फिर नेबरिंग स्टेट्स में जो प्रॉब्लम थी पोल्यूशन की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो वी कैन सी हियर, तो रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वी ऑल नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में क्या करती है? इट कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड इट कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। उससे क्या होता है, उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर वो एक्सेस में इसको इनहेल कर ले, तो यानी कि सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली में, तो स्मोक ब्लैंकेट जिसको हम स्मोक कहते हैं वो भी बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है कि वहाँ पर रिपीटेटिव जो अक्रेंस होती है स्मोक की, तो मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं दे आर एक्सपोज टू द वेरी बैड क्वालिटी ऑफ एयर। सो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एंड सोर्स इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2019, तो जो WHO की जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है एयर क्वालिटी की, उससे 20 टाइम्स जो डिग्रेडेड क्वालिटी है दिल्ली में एयर की। इट मीन्स जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। एंड इन एडिशन टू दिस, अब यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ मैप ऑफ स्टबल बर्निंग। तो वी कैन सी हेयर दैट इन नॉर्थ इंडिया यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है नॉर्दर्न पार्ट में, और क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो स्टबल बर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं। तो स्टबल बर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक, we all know that we are facing a pandemic situation, COVID-19 is here and people are becoming victim to this deadly disease। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, this disease is dependent on the human immunity। ठीक है, अगर ह्यूमन इम्यूनिटी कम हो रही है तो उस पर्सन को ज़्यादा चांसेस है ये डिजीज़ होने के। तो अब यहाँ पर अगर एयर पोल्यूशन है तो लंग्स का जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी? डाउन होगी, डिग्रेडेशन ऑफ लंग्स होगा, फंक्शनिंग जो प्रॉपर नहीं रहेगी, तो उसको कोरोना या कोविड-19 होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इट मीन्स जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसको और भी इन्होंने वर्स कर दिया है इस स्टबल बर्निंग ने। ठीक है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है इतनी हार्श रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है इसके ऊपर कि इसको हर हाल में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अनदर पॉइंट इज़, अब इसमें जो लीगल पार्ट इसका क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2013 में इट वाज बैंड बाय द पंजाब गवर्नमेंट एंड इन 2015
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इम्पोज ए ब्लैंकेट बैन ऑन स्टबल बर्निंग। कौन सी स्टेट में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ओके, इट आल्सो डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू असिस्ट फार्मर्स। उन्होंने क्या कहा? दैट government should not only control the stubble burning but it should also help the farmers to स्विच ओवर टू द अदर मेथड। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनको जो रोटावेटर है या और यहाँ पर जैसे हैप्पी सीडर्स हैं वो मशीनरी जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए ताकि वो स्विच ओवर कर सकें दूसरे अल्टरनेट मेजर्स के ऊपर। तो अंडर द सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पेनल कोड एंड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, तो इसको उन्होंने क्या बताया गया है? एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है स्टबल बर्निंग को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेटमेंट क्या दी है? सबसे पहले तो उन्होंने एक वन मैन कमेटी जो है वो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करी थी अंडर द जस्टिस मदन बी लोकुर। ठीक है, अब उनका जो मेन एम था वो ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मॉनिटर द स्टबल बर्निंग एक्टिविटीज इन पंजाब एंड हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जितनी भी स्टबल बर्निंग की जो एक्टिविटी हो रही है उसको मॉनिटर करना। लेकिन उसके बाद क्या था कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ परमानेंट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए परमानेंट कमीशन बन गया तो इस कमीशन को जो प्रीवियस कमीशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी फ्यूचर की बात करें कि स्टबल बर्निंग का फ्यूचर क्या है नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स को एस्टेब्लिश कर रही है। तो फार्मर्स को मशीनरी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो अदर मेथड्स को यूज़ करें। और ये भी देखा गया है कि जो न्यू मशीन्स इंट्रोड्यूस करी हैं गवर्नमेंट ने, उसके यूज़ से 10 to 15% तक जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंक्रीज हुई है। इट मीन्स अगर फार्मर्स जो हैं वो स्विच ओवर करते हैं दूसरे मेजर्स के ऊपर तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और वो काफ़ी बेनिफिट में रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये लेबर कॉस्ट को भी डिक्रीज करेगी और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव करेगी। क्योंकि अदरवाइज स्टबल बर्निंग से क्या हो रहा है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, ग्राउंड वाटर जो है वो भी डिप्लीट हो रहा है, उसको भी नुकसान हो रहा है। तो मल्टीपल उसके हजार्ड्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन इसमें एक इशू है वो है पूसा डिकम्पोजर। सो PUSA, पूसा इज ए प्लेस इन बिहार। तो एक्चुअल में जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, अब यहाँ पर इनको पूसा इंस्टीट्यूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो पूसा बिहार में एक जगह है जहाँ पर 1905 में एक हेनरी फिफ्स नाम के पर्सन ने, वो फिलेंथ्रोपिस्ट थे, तो उन्होंने ग्रांट दी वहाँ पे 30,000 पाउंड की। वहाँ से ये जो कॉलेज था, ये इंस्टीट्यूट था, शुरुआत हुई वहाँ से। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थे वो बनाए गए एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए। तो अब ये जो दिल्ली में IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये एक न्यू इनिशिएटिव लिया है। फंगस स्टेज से एक्सट्रैक्ट करके एक डिकम्पोजर बनाया गया है जो कि स्टबल रेजिड्यू को टोटली डिकम्पोज कर देगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ फंगस स्टेन्स। तो इसमें ये क्या है, फंगी के जो स्टेन्स हैं उनको ऐड किया गया है। ये 4 कैप्सूल्स का एक पैक होगा जिसको वाटर में मिक्स करके सोल्यूशन बनाया जाएगा और एक पैक से जो सोल्यूशन बनेगा उसको 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में यूज़ किया जा सकता है एफिशिएंटली। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं और इसलिए पूरे इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है। तो यानी कि फ्यूचर में काफ़ी प्रॉमिसिंग इसके रिजल्ट दिख रहे हैं कि हम इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है तो फ्रेंड्स वो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कोस्टल रेगुलेशन जोन का भी टॉपिक जो है वो इंक्लूड हो जाता है। तो एक्चुअल में ये है क्या, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये एक इंटरनेशनल जूरी जो मेंबर्स हैं वो देते हैं। अब ये जूरी मेंबर्स कौन से ग्रुप्स हैं तो वो यहाँ पर मेंशन है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज देयर, another one is United Nations World Tourism Organization and Foundation for Environmental Education, and fourth one is International Union for Conservation of Nature। अब ये जो ग्रुप है इन्होंने ब्लू फ्लैग जो है वो जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड करी है किसको, इंडिया में से 8 बीचेस को। इससे पहले इंडियन जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने 13 बीचेस को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर
सर्टिफिकेशन के लिए, जिसमें से 8 बीचेस को सिलेक्ट किया गया है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन वन सिंगल गो 8 बीचेस आर अवार्डेड दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें है क्या। सो इट इज़ अवार्डेड टू बीच, मैरिना और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म। तो जहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में ये जो टूरिज्म एक्टिविटी होती है, अगर वहाँ पर सस्टेनेबल वे में कोस्ट को या किसी बीच को मेंटेन किया जाता है तो उसको हम फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और ये कौन प्रोवाइड करता है? डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो वो ये सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल एजुकेशनल सेफ्टी रिलेटेड क्राइटेरिया जो है उसके अंडर इसको चेक किया जाता है, बहुत अच्छे से इसको स्क्रूटनाइज करके उसके बेसिस पे फिर ये सर्टिफिकेशन दी जाती है। ठीक है जी, ओके। सो उसके बाद ये देखिए इंडियाज़ में 12 बीचेस थे, तो जिनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, और इससे पहले जापान एंड साउथ कोरिया दो ऐसी एशियन कंट्रीज़ हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ था। सबसे ज़्यादा जो स्पेन में 566 बीचेस को ये ब्लू फ्लैग जो है सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो अब सबसे पहले तो ये प्रोग्राम फ्रांस में 1985 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इसका जो क्राइटेरिया था वो ये 4 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि वाटर क्वालिटी कितनी मेंटेन है, हाउ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इज गोइंग ऑन देयर, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सेफ्टी। तो ये सभी चीज़ें जो है क्राइटेरिया जो है ये चेक किया जाता है। तो 47 नेशंस आर सिग्नेटरीज इन दिस प्रोग्राम। तो टोटल बीचेस 4573 बीचेस जो हैं तो वो इस प्रोग्राम के अंडर जो इंक्लूडेड हैं। तो उसके बाद 2019 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी जिसके अंडर जो ये बीचेस है सिलेक्ट करके उनको भेजा गया था, लिस्ट को भेजा गया, उसके बाद उसमें से सिलेक्ट हुए। सो दीज आर द 8 बीचेस। सो यू कैन सी हियर कपट इन केरला, शिवराजपुर गुजरात, गोखला इन दीव, कसरकोड इन कर्नाटका, पादुबिद्री इन कर्नाटका, ऋषिकोंडा गोल्डन इन ओडिशा, राधा नगर इन अंडमान एंड निकोबार। सो दीज आर द 8 बीचेस। ठीक है, सो अभी तक सिंगल गो में कभी भी 8 बीचेस को ये नहीं मिला, इंडिया को फर्स्ट टाइम मिला है। तो इन जैन 2020 अब यहाँ पर क्या है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन की भी हम बात करेंगे कि कोस्टल एरियाज़ को मैनेज करने के लिए इंडिया में सबसे पहले 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आई थी। आफ्टर दैट उसको ना टाइम टू टाइम रिवाइज किया गया था। सो इन 2011 दिस नोटिफिकेशन वाज फर्दर रिवाइज्ड। ओके, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐड करी गई थी। बट आफ्टर दैट ए कमेटी वाज फॉर्म्ड in 2014 under Dr. Sailesh Naik. Okay, and on the basis of recommendations given by that particular person, notification again revised in 2018 and then notification of 2019 was put forward. अब उस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करी गई हैं, जैसे कि जो नो डेवलपमेंट जोन है उसको रिड्यूस करा गया है। अब इस नोटिफिकेशन के अंडर अगर हम कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात करें, ठीक है, तो इसके अंडर क्या है कि नो डेवलपमेंट जोन जो है वो हाई टाइड लाइन, जिसको हम HTL कहते हैं। हाई टाइड लाइन क्या होता है कि जो फुल मून या न्यू मून के टाइम पर जो टाइड्स बनती हैं, जो हाई टाइड्स बनती हैं, उसका जो मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो पहुँच सकती है उसको हम कहते हैं हाई टाइड लाइन। तो हाई टाइड लाइन से डिस्टेंस को वहाँ पर मेंशन किया गया था कि हाई टाइड लाइन से कितनी दूर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो अब क्योंकि उसमें कैटेगरी सी एरियाज़ की CRZ1, CRZ2, अर्बन एरियाज़ में कैसे होने चाहिए, रूरल एरिया में कैसे होना चाहिए, तो जैसे रूरल एरिया जो थे वो CRZ कैटेगरी 3 में थे, तो वहाँ पर इन्होंने स्प्लिट किया है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और एक पार्ट में रूरल एरियाज़ में ये कहा है कि जैसे पहले वहाँ पर 500 मीटर तक जो था 200 मीटर तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं थी, उसको कम करके 50 मीटर कर दिया गया है। इसका रीज़न ये है कि नो डेवलपमेंट जोन को जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इसके अंडर रिड्यूस किया गया है ताकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो सकें, ताकि जो टूरिज़्म है उसको डेवलप किया जा सके। ठीक है जी, तो इसके अंडर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फ्लोर स्पेस इंडेक्स की भी बात हुई है, जो फ्लोर एरिया रेशियो है, ठीक है, उसकी भी बात हुई है कि जब हम बात करें कि ग्रॉस फ्लोर एरिया की जो रेशियो है एज़ कम्पेयर टू द टोटल प्लॉट ऑफ द लैंड वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो रेशियो है, फ्लोर एरिया रेशियो है, उसको भी जो है चेंज किया गया है इस न्यू नोटिफिकेशन के अंडर। तो यानी कि मेन पर्पस जो था,
पर्पज़ यही है कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है थोड़ी अलाउ करी जाए ताकि टूरिज़्म को और इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये है ओके। तो आफ्टर दैट जो इसमें मेन चीज़ है ये देखिए, ये है कपड़ केरला में और ये है कासरगोड कर्नाटका में, दिस इज़ गोखला इन दीव, ठीक है। तो यानी कि जो बीचेज़ हैं इंडिया में, इसकी जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की गई है अंडर दिस प्रोग्राम। ओके, सो कोस्टल रेगुलेशन में देखिए न्यू नोटिफिकेशन में क्या है, इनकरेजिंग द कंस्ट्रक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है, यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश की गई है और बिल्डिंग्स एंड अलाउ टूरिज्म एक्टिविटीज़। और यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है बाय रिड्यूसिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोस्टल जोन। तो टेम्परेरी एक्टिविटीज़ है, जैसे अगर टूरिज्म को आपने डेवलप करना है तो वहाँ पर चेंजिंग रूम्स, टेम्परेरी टॉयलेट्स वगैरह, तो वो सारा कुछ डेवलप करना पड़ेगा, शैक्स को डेवलप करना पड़ेगा, तो वो सारा कुछ अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। ओके, सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जो कि अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन में अलाउ की गई हैं, जैसे कि पोर्टेबल टॉयलेट्स ब्लॉक्स हैं, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट वहाँ पर होगा, क्योंकि ऑब्वियस है वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको ट्रीटमेंट प्लांट भी हमें वहाँ पर लगाना पड़ेगा, एंड सोलर पावर प्लांट जो है उनका भी वहाँ पर जो है प्लेस किए जाएंगे। सो दिस वुड बी सब्जेक्ट टू मेंटेनिंग अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। जहाँ पर ये टूरिज्म एक्टिविटी होगी वो हाई टाइड लाइन से 10 मीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ये हाई टाइड लाइन के काफ़ी नज़दीक कंस्ट्रक्शन होगी, तो जो कि एक कंसर्न माना गया है इस नोटिफिकेशन के अंडर। सो दीज एक्टिविटीज़ एंड फैसिलिटीज़ वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रियर क्लियरेंस। अब पहले जो पॉइंट था कि प्रायर क्लियरेंस चाहिए उसके लिए, उसको हटा दिया गया है, कोई इसमें क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, तो इन एरियाज में कंस्ट्रक्शन जो है वो हो सकती है। सो आफ्टर दैट अगर हम इस ड्राफ्ट की बात करें तो कुछ इसमें कंसर्न्स जो थे, कुछ इश्यूज थे, जैसे कि अब इसमें वेल मेंटेन जो हजार्ड लाइन है उसको मेंटेन नहीं करा गया था, प्रॉपर्ली डिमार्केट नहीं करा गया है। तो इन द फैक्टरिंग इन द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सी लेवल, अब ये भी एक कंसर्न है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल में चेंज आ रहा है, अगर हम हाई टाइड लाइन के नियर अराउंड कंस्ट्रक्शन लॉ करते हैं तो फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ जब होती हैं, जब साइक्लोन के टाइम पर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरा है कि प्रोटेक्शन ऑफ फिशर्स पोजेज ए challenge since the relaxation of development controls could subject them to severe commercial pressure। यानी कि अब फिशर्स जो है तो उनको क्योंकि प्रोटेक्शन जो है वो नहीं उतनी रही, क्योंकि रिलैक्स कर दिया है हमने वो चीज़, तो उससे क्या होगा कि जो कमर्शियल प्रेशर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएगा कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो डिसीजन टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन एंड टूरिस्ट फैसिलिटीज़ क्लोजर टू द कोस्ट में बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एक इसका एक और एस्पेक्ट ये भी है कि अगर वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी को हम डेवलप करते हैं तो उससे यहाँ पर क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोकल बिजनेस को भी थोड़ा बूस्ट अप मिलेगा, तो उससे काफ़ी कुछ पॉजिटिव भी निकल के आएगा, ठीक है जी। Okay, so friend, this is all for now. So in next video we will discuss some other current affairs. So till then, thank you.